नमस्कार बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, है ना। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है टॉटोमेरिज्म। ठीक है भाई। टॉटोमेरिज्म, अच्छा, इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोट्रॉपिज्म, है ना। या इसको हम लोग कैटाइनोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। ठीक है। या कभी कभी इसको डेस्मोट्रॉपिज्म भी बोला जाता है। कई नाम है ना। इनमें से कोई भी नाम आपको दिया जा सकता है। वैसे मोस्ट कॉमन जो है वो टॉटोमेरिज्म ही इस्तेमाल होता है। ठीक है। टॉटोमेरिज्म या प्रोटोट्रॉपिज्म, है ना, या कैटाइनोट्रॉपिज्म। देखो, डेस्मो मतलब होता है बॉन्ड और ट्रॉपिज्म मतलब होता है मूवमेंट। तो डेस्मोट्रॉपिज्म का मतलब होता है बॉन्ड का मूवमेंट, है ना। कैटाइनोट्रॉपिज्म मतलब कैटायन का मूवमेंट, प्रोटोट्रॉपिज्म का मतलब प्रोटॉन का मूवमेंट, और प्रोटॉन का मतलब H+। ठीक है, तो बस बात वही है ना। तो टॉटोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाके जुड़ जाता है विद इन दिस सेम मॉलिक्यूल, तो ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लोग टॉटोमेरिज्म का नाम देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लिया जाए। ठीक है। तो लिखो जरा, टॉटोमेरिज्म की डिफिनेशन लिखा जाए। लिखो, इफ if there is a movement of mobile hydrogen, if there is a movement of mobile hydrogen from one position from one position to other position, from one position to other position within the same molecule, within the same molecule, then it is called tautomerism। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, पार्ट किसका है ये? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, वो भी हम लोग लिखेंगे कि जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछा जाता है तो उसमें टॉटोमर्स आप कैलकुलेट नहीं करते, उसमें टॉटोमर्स को हम लोग नहीं जोड़ते जब तक कि सवाल में ऐसा कहा ना जाए। ठीक है ना। तो नीचे एक पॉइंट और लिख लो, है ना, इट इज नॉट काउंटेड इन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, it is not counted in structural isomers unless asked to, unless asked to। ठीक है, unless asked to, पूछा ना जाए जब तक। समझ गए बात? चलो भाई, तो ये डेफिनेशन की बात हो गई, थोड़ा सा समझते हैं। देखो, टॉटोमेरिज्म को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो, है ना, एक को बोलते हैं हम लोग 1-2 डायड सिस्टम, 1-2 डायड सिस्टम, और एक होता है 1-3 ट्रायड सिस्टम। ठीक है, दो तरह का टॉटोमेरिज्म होता है, 1-2 डायड सिस्टम और 1-3 ट्रायड सिस्टम। देखो क्या है डायड सिस्टम। जैसे मान लो अपने पास HCN है ना, तो यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। तो अगर हम लोग HCN का सोल्यूशन बना लेंगे तो होगा क्या कि यहाँ से ये वाला H एसिडिक है, मालूम है सबको, ये तो एसिड है ही। तो ये वाला H यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ से निकलने के बाद एक ऐसा स्पीशीज बन जाएगा, यहाँ पर साइनाइड आयन बन जाएगा, निगेटिव आएगा। और ये जो H+ यहाँ से निकला है, जब वापस आएगा तो इस कार्बन से न जुड़कर इस नाइट्रोजन के इस लोन पेयर से जुड़ जाए। मतलब यहाँ पर एक ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का बॉन्ड बन जाए। तो ये भी एक एसिड बना, लेकिन इसमें H उस कार्बन से नहीं जुड़ा है जिसमें जुड़ा था, है ना। मतलब फर्स्ट कार्बन, अगर फर्स्ट एटम कार्बन है, सेकेंड एटम नाइट्रोजन है, तो ये 1 से निकलकर किस पर जाके जुड़ गया है? 2 पर, है ना। तो इस फिनोमेना को सबसे पहली बात तो हम लोग टॉटोमेरिज्म बोलेंगे। और इसमें फर्स्ट एटम से हाइड्रोजन निकल के सेकेंड एटम पे जाके जुड़ जा रहा है, तो ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुए, और इन दोनों को आपस में बोलेंगे हम लोग टॉटोमर्स, है ना। और क्योंकि फर्स्ट से निकलकर सेकेंड पे जुड़ रहा है, तो ये 1-2 डायड सिस्टम के अंतर्गत आएगा। क्लियर हुआ बात? इसी तरह से 1-3 ट्रायड सिस्टम क्या हो गया? 1-3 ट्रायड सिस्टम का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट पोजीशन से निकलकर
वो मोबाइल हाइड्रोजन जो है वो थर्ड पोजीशन पे जाके जुड़ जाए विद इन दिस सेम मॉलिक्यूल, तो उसको हम लोग 1,3 ट्राइड सिस्टम बोल देंगे। जैसे मान लो अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन रखा हुआ है, जैसे ये एग्जांपल है, तो यहाँ से H प्लस निकल जाए, तो अगर यहाँ से H प्लस निकल जाएगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव रेजोनेंस करके इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और वो जो H प्लस निकल के चला गया था बाहर, अब अगर वो आके जुड़ते समय इस कार्बन से न जुड़कर इस ऑक्सीजन से जुड़ जाए तो एक नया स्ट्रक्चर सामने आता दिखाई देगा जिसमें ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना। अगर हम लोग कार्बन यहाँ पे काउंट करें तो ये फर्स्ट एटम हो गया, इससे जुड़ा सेकंड एटम हो गया और ये वाला थर्ड एटम हो गया, तो हाइड्रोजन फर्स्ट से निकलकर किस पे जाके जुड़ गया, थर्ड पर। तो इसीलिए इस तरह के टॉटोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं क्या, 1,3 ट्रायड सिस्टम। बात समझ में आ गई। और ये दोनों आपस में टॉटोमर है, कैसे बनता है, क्या होता है, ये बात हम लोग यही सब सीखना है ना। और दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप देखिए दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंतर्गत आता है, ये दोनों ही, डायड सिस्टम भी और ट्रायड सिस्टम। ठीक है। अच्छा, और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे थायोसल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुने हैं सब लोग, है ना। थायोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, है ना। अच्छा, और कुछ लोग इस दूसरी तरह से बनाते हैं, तो दूसरी तरह का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि यहाँ से H प्लस निकल जाए तो सल्फर पे आएगा नेगेटिव और ये नेगेटिव ऐसा रेजोनेंस करके इधर आ जाएगा, तो इसका एक और स्ट्रक्चर सामने आता दिखाई दे रहा है कि यहाँ डबल बॉन्ड S है, यहाँ OH है और यहाँ OH है। बोलो भाई, तो इसमें भी ये फर्स्ट आइटम है, ये सेकंड आइटम है और ये थर्ड आइटम है, तो फर्स्ट से हाइड्रोजन निकल के थर्ड पर आकर इस तरह से जुड़ गया है, तो ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन गए, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है ना। तो ये अपना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टॉटोमर 1,3 ट्राइड सिस्टम है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम लोग और भी एग्जांपल ले, मान लीजिए अगर हम लोग ऐसा एग्जांपल ले लें जैसे POH OH OH, ठीक है, ये H3PO3 है ना, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर आपने नहीं देखा है। आपने इसका स्ट्रक्चर देखा कैसे है कि भाई H प्लस निकल जाए, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आए, ये यहाँ पे रेजोनेंस कर ले। अब क्योंकि फास्फोरस के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये एक तरह से रेजोनेंस बोलो या बैक बॉन्डिंग बोलो, बोल सकते हैं क्या, क्योंकि इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके वेकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पे कोऑर्डिनेट कर देगा, तो इस फास्फोरस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। बोलिए, देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो यहाँ H प्लस निकला तो ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, फास्फोरस पे वेकेंट d ऑर्बिटल है, तो एक वेकेंट d ऑर्बिटल उसके एडजेसेंट एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, तो बैक बॉन्डिंग होने से इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और अब ये जो H प्लस निकला था वो आके इस फास्फोरस पे जुड़ जाए, तो इसका भी जो एक स्ट्रक्चर है वो अपने को ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पे P डबल बॉन्ड O आ जाएगा, दो OH अपने वैसे ही रहेंगे, दिख रहा है बात, और एक H डायरेक्टली फास्फोरस से जुड़ा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर H3PO3 का आप देखे हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों भी आपस में टॉटोमर्स ही है। बात समझ में आ गई। अब अगर कोई पूछे कि ये 1,2 डायड सिस्टम है या 1,3 ट्राइड सिस्टम है, तो पहचानिए 1,2 डायड सिस्टम है कि 1,3 ट्राइड सिस्टम है। तो फर्स्ट एटम से हाइड्रोजन निकला और सेकेंड एटम पर आकर जुड़ा है, तो ये किस कैटेगरी में आ गया, 1,2 डायड सिस्टम के कैटेगरी में आ गया। दिखाई दे रही है बात सबको, बोलो भाई। अब देखो एक एग्जांपल और लें, जैसे हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये वाला H भी एसिडिक है, तो यहां से ये H प्लस निकलेगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और ये ऐसा रेजोनेंस करके इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, और H प्लस जो निकला था वो आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो CH3 C OH डबल बॉन्ड O ऐसा बन रहा है ना। क्लियर दिखाई दे रहा होगा सबको, है ना भाई। तो ये भी फर्स्ट से निकला, ये सेकंड है, ये थर्ड, तो फर्स्ट से निकल के थर्ड पर आकर जुड़ गया, तो ये 1,3 ट्राइड सिस्टम के अंतर्गत आ सकता है अगर ये दोनों टॉटोमर होंगे तो। ठीक है, लेकिन ये आपको सोचना है, बताइए कि ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं क्या, नहीं है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ।
तो इस वजह से ये दोनों आपस में टॉटोमर नहीं कहे जाएंगे। समझ के बात, ये दोनों आपस में टॉटोमर नहीं कहे जाएंगे क्योंकि दोनों का सेम स्ट्रक्चर बना। टॉटोमर जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पार्ट है और उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए। आप हर जगह देखिए कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम बन रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए टॉटोमर्स नहीं कहे जाएंगे। बात समझ में? मजेदार बात है। ऑल्दो एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं जो आगे काम आएगा। ऑल्दो ये इक्विलिब्रिया, अगर आपने किसी कंटेनर में एसिटिक एसिड या कोई भी ऐसा एसिड रख दिया है तो ये इक्विलिब्रिया लगातार चलता रहता है। H+ एक जगह से निकल कर दूसरे ऑक्सीजन में भी आके जुड़ सकता है। समझ के बाद, ये बात होती रहती है, लेकिन ये टॉटोमर्स नहीं हुए। ठीक है। बहरहाल, अगर मान लीजिए हम लोगों ने इन दोनों में से कोई एक ऑक्सीजन आइसोटोपिक कर दिया, एक O16 और एक O18 कर दिया, उस केस में ये टॉटोमर हो जाएंगे। करेक्ट। तो ये बात समझिएगा, है ना। तो एसिड्स, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये जनरली टॉटोमरिज्म शो नहीं करते, है ना, लेकिन है ना इस वाले H से ये नहीं करते, लेकिन अगर दोनों ऑक्सीजन डिफरेंट हो जाए तो उनको टॉटोमर्स की श्रेणी में रख दिया जाएगा। क्लियर है बात? चलो, तो ये बात समझ में आ गई। 1,2 डायट सिस्टम किसको बोलेंगे और 1,3 ट्रायड सिस्टम किसको बोलेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। और है ना, इसको नोट करने के बाद फिर लिखो टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म। टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म। टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म। देखो, टॉटोमरिज्म के बहुत सारे टाइप होते हैं ना। कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म, है ना, नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमरिज्म, है ना, इमीन एनामीन टॉटोमरिज्म, अमाइड इमाइड टॉटोमरिज्म। बहुत सारे टाइप का टॉटोमरिज्म होता है, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको अपने को डिटेल में पढ़ना है, वो है कीटो इनॉल, है ना, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। ठीक है। ऑल्दो हम लोग बाकी टाइप के भी टॉटोमरिज्म को देखेंगे, है ना, लेकिन जो सबसे डिटेल में पढ़ना है वो ये वाला है, और इसको हम लोग, है ना, यहाँ पर सबसे पहले समझा जाए। मजेदार है ना, यहाँ पर मैकेनिज्म भी है। सबसे पहले अब इस टॉपिक में आप लोग सबसे पहली बार मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म बात किया जाए। देखो, ये कहाँ होता है, सबसे पहली बात। तो जैसा नाम बोल रहा है, कीटो, कीटो मतलब कीटोन्स में, है ना। तो देखो, नाम कीटो दिया हुआ है, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि सिर्फ कीटो में ही होगा, एल्डिहाइड में भी हो सकता है। मतलब कीटो कहने का मतलब ये है कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी है ना। तो ये कीटोन भी हो सकता है या एल्डिहाइड, कॉमनली इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, कीटोफॉर्म। ठीक है। और टॉटोमरिज्म होने की एक कंडीशन होती है ना, वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, समझिए। कहाँ टॉटोमरिज्म होगा, क्योंकि सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इनमें से किसमें टॉटोमरिज्म होगा, तो वो पहचान में अपने को आना चाहिए कि कहाँ टॉटोमरिज्म होगा। तो देखो, कहाँ होगा, कंडीशन समझा रहे हैं। कार्बोनिल कार्बन है ये, इसको क्या बोलोगे, कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, है ना, ये वाला कार्बन है, या तो इधर होगा, इधर नहीं देख रहे हम लोग, जनरलाइज करके लिख दिए, उधर भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन इधर फिलहाल समझा जाए तो ये कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन sp3 होना चाहिए। डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन sp3 होना चाहिए, और इस कार्बन को हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, है ना, एक स्पेशल नाम रख देंगे इसका, अल्फा कार्बन। अल्फा मतलब किसी फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, ये तो पता है हम लोग को। तो इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, भले वो sp3 हो या नहीं हो।
ठीक है। लेकिन इस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कह रहे हैं और इसका टॉटोमरिज्म के लिए इसका sp3 होना जरूरी है ना। तो ये sp3 होना चाहिए और इसको हम लोग अल्फा कार्बन कह रहे हैं और उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह के हाइड्रोजन को क्योंकि वो अल्फा कार्बन से जुड़ा है तो हम लोग उसका नाम रख देते हैं क्या, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब कुल मिलाकर अगर अब कोई आपसे पूछे कि क्या कंडीशन होनी चाहिए तो आप क्या बोलोगे भाई, आप बोलोगे कि उसके पास एक डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होना चाहिए जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए और उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसको हम लोग एक नाम दे रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो ये कीटो फॉर्म हो गया, ऑल्दो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, बात की है हम लोगों ने। फंक्शनल फीचर ये होना चाहिए। तो कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म होता कैसे है कि इस कार्बन से तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, अगर ये H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, वो नेगेटिव यहाँ पर रेजोनेंस कर जाएगा। इसी को हम लोग सीधा ऐसा भी रेजोनेंस दिखा दे रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा। बात समझ में आ रही है ना कि ये H प्लस निकला, इस पर नेगेटिव आया, वो नेगेटिव यहाँ पर रेजोनेंस करेगा, जिसको एक लाइन में हम लोग सीधा ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ गया, इस पर नेगेटिव आया और ये H प्लस जाके इस पे जुड़ जाए। तो मेरे हिसाब से जो बनने वाला स्ट्रक्चर है वो ऐसा कुछ बनता दिखाई देगा। H होगा तो एल्डिहाइड, R होगा तो कीटोन। और इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये एल्कीन है और उस पर OH ग्रुप जुड़ा है ना। तो इसीलिए एल्कीन का इन और OH का ऑल, है ना। OH ग्रुप होता है तो अल्कोहल, है ना, सेकेंडरी सफिक्स उसका होता है ऑल, तो इसीलिए इसका नाम हो गया इनॉल फॉर्म। तो इसीलिए इसका नाम है कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। बात समझ में आ गई ना। तो कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म, और यहाँ पे बीच में ये इक्विलिब्रियम का साइन है। इक्विलिब्रियम मतलब ये प्रोसेस जो होता है कीटो इनॉल में कन्वर्जन का, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब इससे इसमें भी जाता है और साइमल्टेनियसली इससे इसमें भी आता रहता है। ये इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहता है, चाहे आप इसका सॉल्यूशन बना लो चाहे आप इसका सॉल्यूशन बना लो। बात क्लियर हुई। चलिए, तो चलो ये कंडीशन समझ में आ गई। अब देखो इसी में कंडीशन में ही एक डिराइव्ड कंडीशन भी आ जाएगी, है ना। डिराइव्ड कंडीशन की अगर हम लोग बात करें कि मान लो ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसमें टॉटोमरिज्म हो पाएगा कि नहीं, तो आप फिलहाल इसको देखकर कह दोगे कि नहीं इसमें नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि इस कार्बोनिल से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है वो sp2 है और sp2 होता है तो नहीं होगा, sp3 होना चाहिए। तो ये हम लोग देख के तुरंत मना कर देंगे। लेकिन मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी टॉटोमरिज्म हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड कंडीशन। कैसे हो जाएगा जरा समझो कि ये H प्लस निकाल लें यहाँ से हम लोग, तो जब ये H प्लस निकाल देंगे तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और अब ये नेगेटिव यहाँ ऐसा रेजोनेंस करके यहाँ रेजोनेंस करके यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। बोलो भाई, बना देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ पर आएगा पहले और फिर यहाँ जब नेगेटिव आ जाएगा तो फिर ये भी कॉन्जुगेशन में, मतलब ये H प्लस निकालोगे तो ये नेगेटिव चार्ज अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन पे पहुंच रहा है कि नहीं, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक मतलब उससे ज्यादा ही है ना। जीओसी में देखे हैं आप लोग, है ना, इसमें ये वाले H से ये वाला H ज्यादा एसिडिक है। क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वहां पर एक ही था। समझ गया ना बात। तो ये H भी बड़े आसानी से H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे जाएगा और फिर H प्लस जाकर इस ऑक्सीजन पे जैसे जुड़ जाएगा और इसकी वजह से यहाँ भी टॉटोमरिज्म पॉसिबल होगा। तो इसका जो बनने वाला स्ट्रक्चर होगा मेरे हिसाब से ऐसा बन रहा होगा, देखो तो जरा, ऐसा बन रहा होगा। तो इसका ये कीटो फॉर्म और ये वाला इनॉल फॉर्म हो गया। बात समझ में आ गई। तो डिराइव्ड कंडीशन ये हुआ कि अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड में, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन में कहीं पर भी एक ऐसा H है कि उस H प्लस को बाहर करें तो उस पर जो नेगेटिव चार्ज है, ये बात ध्यान से सुनिए कि कहीं भी किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में, है ना, अगर कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना हुआ है तो कहीं से भी अगर एक H प्लस को हम बाहर करें तो जो नेगेटिव चार्ज आए वो रेजोनेंस करके उस ऑक्सीजन पर अगर आ गया तो वहां पर टॉटोमरिज्म एग्जिबिट हो जाएगा।
मैंने दो ही कार्बन मतलब एक ही पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा लिया है, एक और हो सकता है फिर H हो, है ना, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, चाहे जितना हो सकता है। अगर वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में पहुंच गया तो वहां पर ये कीटो इनॉल टॉटोप्रिज्म हो जाएगा। बात समझ आ गई ना? तो ये डिराइव्ड कंडीशन है। दोनों कंडीशन मेरे हिसाब से, है ना, एकदम क्लियर हो गई होगी कि कब टॉटोप्रिज्म हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है ना? चलिए तो सवाल लिखा जाए सबसे पहले, है ना, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन समझा जाए। चलिए तो देखो क्वेश्चन, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following can exhibit which of the following can exhibit tautomerism, which of the following can exhibit tautomerism। ठीक है, चलो ठीक है, चलो भाई, तो वही पॉज करके कर लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। हो गया? देखो, तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, कई सारे एच है इसके पास, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, दोनों तरफ से होगा। इसके पास नहीं होगा क्योंकि कोई अल्फा एच नहीं। पहचान में आ रहा है ना? मैं एक समझा दे रहा हूँ कि देखो, इसके पास कार्बोनिल ग्रुप के डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन sp3 है, इसको अल्फा कार्बन बोल रहे हैं, और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, कम से कम एक होना चाहिए था। तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। पहचान में आ रही बात? इसके पास भी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, दोनों sp3 है, यहाँ पर भी हो जाएगा। इसके पास नहीं होगा, क्या? क्योंकि जो पीएच है, पीएच के कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता, नहीं, तो वो दोनों जो यहाँ पर दोनों कार्बन से जो जुड़ा हुआ है ये कार्बन ग्रुप, इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, है ना। और ये पीएच का जो बॉन्ड है ना, अगर हम लोग बना देते हैं, चलो, इसका जो बॉन्ड है, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा है ना, पीएच का मतलब, तो इस एक तो पहली बात ये sp2 है, ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे कोई हाइड्रोजन भी नहीं होता, नहीं, तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पर, है ना, इनवैलिड है। इस वजह से यहाँ पर टॉटोमेरिज्म नहीं सोचेंगे। इस वाले में टॉटोमेरिज्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल से अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है। इस वाले में नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा बना हुआ है, मतलब ये तीनों मिथाइल है, बोलो भाई, और यहाँ पर पीएच है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पर होगा कि नहीं? चलो डिसाइड करो, बताओ, बोलिए मुझसे, ऑल्दो हमको नहीं सुनाई दे रहा है ना, लेकिन बोलिए होगा या नहीं होगा, एक स्टैंस लिया जाए। होगा,
बोलो क्यों होगा? क्योंकि ये इनॉल फॉर्म है, ध्यान से देखो, ये कीटो फॉर्म नहीं है। यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये नेगेटिव आएगा, ये ऐसा रेजोनेंस करके H आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म में इनॉल से कीटो बन रहा है, तो होगा, है ना, तो भी होगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ कोई भी हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ बताओ, है ना, स्टैंस लीजिए, होगा कि नहीं? नहीं होगा, करेक्ट। लेकिन सर यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन है, यहाँ नहीं था, यहाँ पर तो है, ठीक है, लेकिन ये H प्लस निकलेगा, ये नेगेटिव आएगा, तो क्या यहाँ पाई बॉन्ड आ सकता है? बोलो भाई, यहीं पे तो पाई बॉन्ड आता है इनॉल फॉर्म में, देखो अल्फा पोजीशन वाले से निकलकर यहाँ पाई बॉन्ड आता है, तो यहाँ पाई बॉन्ड नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता बताओ मुझे? बोलते हैं इसको वायलेशन ऑफ ब्रेड्स रूल, याद आया ना? तो इसलिए यहाँ पर टॉटोमरिज्म नहीं सोचेंगे। उसी तरह से इसके पास भी यहाँ पर H है, यहाँ पर H है ना, लेकिन यहाँ पर ब्रिजेट पर पाई बॉन्ड नहीं आ सकता, तो यहाँ पर भी टॉटोमरिज्म नहीं होगा। अब इन दोनों केसेस में अगर आप देखें तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर ही नहीं बन सकता, है ना, इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर टॉटोमरिज्म नहीं होगा। पहचान में आई बात? वेरी गुड। 11th वाला, इसके पास नहीं होगा क्योंकि कोई भी अल्फा H छोड़ा नहीं हम लोगों ने, मिथाइल जोड़ दिया। यहाँ पर हो जाएगा, ये वाले H देखो ध्यान से जरा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये नेगेटिव आएगा, और यहाँ से ऐसा रेजोनेंस, फिर ऐसा रेजोनेंस, फिर ऐसा रेजोनेंस, नेगेटिव यहाँ पे पहुंच गया, और ये H आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, है ना, ये वही वाला फॉर्म है। तो अगर यहाँ पर देखें हम लोग, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, है ना, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और ये वाला गामा कार्बन ना, तो गामा से H निकलकर इस पे जा रहा है, तो कभी कभी ऐसे टॉटोमरिज्म को हम लोग गामा टॉटोमरिज्म का नाम भी दे देते हैं, है ना, कहीं कहीं लिखा रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो गामा टॉटोमरिज्म, तो गामा टॉटोमरिज्म का मतलब यहाँ पर इस पोजीशन से निकल के चला जाए, समझ गए बात ना, तो पहचान लोगे। इसमें बताओ, इसमें नहीं होगा ना, क्योंकि ये दोनों sp2 कार्बन है, ऑल्दो यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन ये sp2 है, तो ये वाला बॉन्ड नहीं बन सकता, और यहाँ पर दोनों मिथाइल आ गया है, तो यहाँ नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा, बड़े मजे से होगा, बोलो भाई H प्लस निकला, ये बॉन्ड इधर आ गया, ये बॉन्ड इधर आ गया, ऐसा इधर जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इस बार दो H है, तो ये ऐसा निकला, ये रेजोनेंस इधर से भी कर सकता है और इधर से भी करके जा सकता है, चाहे जिधर से जाए, है ना, लेकिन एक बार में एक ही तरफ से जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इस बार इस पोजीशन पर, इससे रिलेटेड इस पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन है। समझ गए? चल आगे बढ़ा जाए। कुछ और क्वेश्चन इसी में है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज या एग्जिबिट टॉटोमरिज्म में कुछ और प्रॉब्लम भी है। इतने में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा कंडीशन है, बहुत सिंपल सी बात है। जरा ये बताओ, ठीक है, इसमें जरा एक बार डिसाइड करके बताओ कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा। ठीक है, ठीक वैसा ही पॉज कर लेंगे आप, है ना। चलिए, हो गया, तो यहां पर भी हो जाएगा। देखो इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है कि अगर ये H प्लस निकल जाए तो इस नाइट्रोजन पे निगेटिव आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, है ना, तो यहां पर भी हो जाएगा। देखो
अब ये कीटोइनॉल टाइप का नहीं है, अगर इधर से होगा तो, है ना, ये डिफरेंट टाइप का, ये अमाइड इमाइड बनेगा, है ना, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन कंडीशन वाइज हम लोग समझ लेते हैं कि यार बात तो सेम ही है ना, सिर्फ नाम भले अलग अलग होगा लेकिन कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई हो रहा है, बात सेम ही चीज हो रही है हर जगह। देखो क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक होगा, और ऑफ कोर्स कार्बन वाले से ज्यादा एसिडिक होगा ये, क्योंकि कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन था, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस वजह से ये नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, तो वो तेजी से निकल के चला जाएगा। बात समझ रहे? होगा यहाँ भी वैसे। अगर इसको देखो तो यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन होता था तो होता था, तो नाइट्रोजन से जुड़ा है तो और अच्छे से होगा। बात समझ में आ गई ना? तो इसमें डरने की बात नहीं है, ये भी उसी टाइप का टॉटोमेरिज्म है ना। इसको देखो, इसमें भी होगा, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, और इसको देखें तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। बोलो भाई। इसकी बात करें तो इसके पास भी ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला है ना, तो यहाँ पर भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। मतलब एसिड क्लोराइड अगर ले लेंगे हम लोग तो वहां पर भी टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, है ना। और ये वाला H तो और अच्छा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है। बात समझ में आ गई है ना। तो Cl की बात करें अगर हम लोग, तो सॉरी 21 की बात करें, 21 में देखो ये वाला H एसिडिक, अच्छा ये तो एसिडिक नहीं होता ना, ये वाला H, ये तो सबको मालूम है ना, ये H प्लस निकालोगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन पेयर इसका रिपल्शन करेंगे ना, तो ये H एसिडिक नहीं होता। बोलो भाई, तो उधर तो सोचना ही नहीं। ये वाला H है ना, यहां से ऐसा निकलेगा, ये बॉन्ड ऐसा महसूस होगा, हो जाएगा। ऑल्दो ये जो एस्टर है, एस्टर है क्या ये, है ना, ये एस्टर जो है ये एल्डिहाइड कीटोन से इसका ये वाला H कम एसिडिक होगा। बोलो, ये बात श्योर है ना सबको, है ना, पढ़ा है हम लोगों ने ये बात। ये कम एसिडिक क्यों है एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में? इसलिए क्योंकि जब ये H प्लस निकलेगा, यहाँ जो नेगेटिव आएगा, तो वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, और इस कॉन्जुगेट बेस का जो रेजोनेंस है ऑक्सीजन पे जाएगा, उसको ये वाला रेजोनेंस जो पहले से हो रहा है, इसके पास ये तो पहले से रेजोनेंस हो रहा है ना, तो जब ये रेजोनेंस होगा तो इस वाले रेजोनेंस को क्या करेगा, इस कार्बोनाइन वाले रेजोनेंस को डिस्टर्ब करेगा। बोलो भाई, जब ये रेजोनेंस हो रहा है तो ये वाला रेजोनेंस नहीं हो पाएगा या कम हो पाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी, इस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कम हुई, है ना। तो अगर ये कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कम हुई, जो कि कॉन्जुगेट बेस है इस वाले H का, तो इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम हुई, तो ये वाला H कैसा है, कम एसिडिक है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ना, जीओसी वाला पार्ट है ये, ठीक है, पढ़ रखा है हम लोगों ने। इसकी बात करें तो बोलो सर इसमें भी तो हो जाएगा, ये वाला H निकलेगा, लेकिन देखो इसमें क्या होगा कि पहला H हमेशा यही निकलेगा। क्यों निकलेगा ये वाला? क्योंकि ये इसकी तुलना में कहीं ज्यादा एसिडिक होता है ना। यही तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला H, इसी वजह से तो इसको एसिड की कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला तेजी से निकल सकता है, इसलिए पहले यही निकलेगा, ये वाला नहीं निकलेगा। बात समझ आ गई? स्ट्रक्चरल फीचर है वो, मैं फिर वही कह रहा हूँ, स्ट्रक्चरल फीचर से अगर आप लड़ोगे या अगर आप उस पे मतलब उसी पर आर्ग्यू करोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं सर आपने बताया कि कार्बोनिल से अल्फा H ये वाला होना चाहिए। देखो मेरी बात ध्यान से समझिए, वो एल्डिहाइड कीटोन के लिए कंडीशन बनी है ना, एल्डिहाइड कीटोन में कब होगा। अब उसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं अदर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में कि कहाँ-कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ बात की क्योंकि यहाँ पर भी ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ये वाला H एसिडिक नहीं है, ये वाला कम एसिडिक है, लेकिन फिर भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी H नहीं था एसिडिक, लेकिन इसमें इसके अलावा ये वाला H एसिडिक है, तो पहले यही बाहर चला जाएगा, और जब पहले ये बाहर चला जाएगा तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, आपको कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। बोलो भाई, और बोलोगे सर अब कार्बोक्सिलेट बन गया, अब तो यहां से निकलेगा, लेकिन ये बात आपको अब ध्यान रखने वाली है कि कार्बोक्सिलेट आयन में ये अल्फा H बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होता। ये वाला H कभी भी किसी भी मैकेनिज्म में, किसी भी रिएक्शन में ये वाला H कभी भी बाहर नहीं करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि अब जो ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया है, ये इतना बढ़िया रेजोनेंस कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा है
है ना, कि इस कार्बोनिल का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। तो ये कार्बोनिल अब इधर से H इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पा रहा है कि इसको एसिडिक बनाए। इनफैक्ट उल्टा हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये इस पर नेगेटिव चार्ज है और O माइनस का अगर आप याद करें तो प्लस आई इफेक्ट होता है, वो भी सबसे ज्यादा, वन ऑफ द मोस्ट। क्या, तो इसका प्लस आई इफेक्ट अब यहाँ पे लग रहा है। बात समझ आ गई ना? तो प्लस आई इफेक्ट से जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा देंगे तो ये वाला H बिल्कुल भी एसिडिक नहीं रह जाता है। इसलिए पहले यही H निकलेगा और जब ये H निकल गया तो कार्बोक्सिलेट बन गया, और कार्बोक्सिलेट बन गया तो ये वाला H एसिडिक नहीं रह गया। इसलिए यहां से टॉटोमरिज्म नहीं सोचोगे कभी, ठीक है ना? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमेशा यहीं से सोचोगे। तो यहाँ पर इसकी वजह से तो पढ़ा है हम लोग अभी स्टार्टिंग में कि इसकी वजह से तो टॉटोमरिज्म होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन क्या है, सेम है। अगर मैं अलग कर दूं दोनों को तो हो जाएगा। क्लियर बात? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इस पर पहले टाइप का क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि कहाँ कहाँ टॉटोमरिज्म होगा, और ये आपको पहचानने आना चाहिए। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। ठीक है, कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म समझ में आया, है ना, कंडीशन क्या होती है। अब थोड़ा सा, है ना, एक पॉइंट लिखो, है ना, एक पॉइंट लिखो, समझा जाए। देखो इन जनरल क्या है, जो कीटो से इनॉल का जो कन्वर्जन है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि कीटो से इनॉल का कन्वर्जन या कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म, है ना, क्योंकि रिवर्सिबल है, ये किस फेज में होगा, है ना, तो ये किसी भी फेज में होगा। ये गैस में भी हो सकता है, ये लिक्विड में भी हो सकता है, ये वाटर में भी हो सकता है, इन जनरल किसी भी सॉल्वेंट में हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन जनरल जो कीटो से इनॉल का कन्वर्जन है ये बहुत स्लो प्रोसेस है ना, तो इसको कैटेलाइज करने के लिए, इसको फास्ट करने के लिए हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस इम्प्यूरिटी डाल देते हैं। ठीक है, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ इतना कहानी बोलकर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म बिना एसिड या बिना बेस के नहीं होगा, जो आगे चल के हम लोग का परसेप्शन बन जाता है ना, वो बिना एसिड बिना बेस के भी हो सकता है। एसिड और बेस सिर्फ और सिर्फ कैटेलाइज करने के लिए डाला जाता है, मतलब टू टू मेक द प्रोसेस ऑफ इनोलाइजेशन फास्टर। समझ गए? तो एक पॉइंट लिखिए, लिखिए, इन जनरल प्रोसेस ऑफ इनोलाइजेशन इज स्लो। इन जनरल process of enolization is slow, so the reaction is catalyzed by, so the reaction is catalyzed by small amount of acid or base, small amount of acid or base to make this process faster, to make this process faster। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो, तो अब क्या है, मैकेनिज्म की बात किया, है ना, अब कैसे कन्वर्ट हो रहा है, क्या क्या बातें हैं, है ना, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है ना। तो लिखो सबसे पहले बेस कैटेलाइज्ड, बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म। ठीक है, पहले बेस कैटेलाइज देख लिया जाए, फिर एसिड कैटेलाइज देख लिया जाए। देखो मान लीजिए हम लोगों ने एसिटल्डिहाइड ले लिया है, ये एसिटल्डिहाइड है, और ये टॉटोमराइज करके अपने इनॉल फॉर्म में इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ये कीटो फॉर्म हो गया, ये इनॉल फॉर्म हो गया। अब बेस कैटलाइज इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग को देखना है, बेस कैटलाइज मतलब हमने यहाँ पर डाइल्यूट OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ H2, है ना, मतलब हमने बहुत स्मॉल क्वांटिटी में OH माइनस डाल दिया है, वाटर एज सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, तो इसको इसमें कन्वर्जन हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, जरा समझा जाए। तो इसमें दो स्टेप होते हैं, है ना। स्टेप वन मैकेनिज्म का क्या है कि ये जो अपना एसिटल्डिहाइड है ना, इस एसिटल्डिहाइड का ये वाला H स्लाइटली एसिडिक होगा। स्लाइटली क्यों? क्योंकि H प्लस यहाँ से निकलेगा और ये रेजोनेंस में ऑक्सीजन में चला जाएगा, है? तो थोड़ा बहुत एसिडिक ये होगा। तो जो बेस हम लोगों ने डाला है
है ना, वो बेस अब इस चीज को, इसके निकलने को कैटेलाइज करेगा। ऑल्दो ये बिना बेस के भी ये चीज हो रही थी, है ना, लेकिन ये कैटेलाइज कर रहा है, तो आप बेस डाल दोगे तो ये वाला H+ थोड़ा तेजी से निकलेगा, है ना, और तेजी से निकलकर कुछ इस तरह का एक स्पीशीज H+ निकल गया तो कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या है ना। बोलो भाई, H+ निकला तो इस पर नेगेटिव आ गया, है ना, और ये कार्बेनाइन जो है, ये कार्बेनाइन इस तरह से रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करके एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेगा, है ना, और इसका जो हाइब्रिड होगा वो ऐसा दिखाई देगा। देखो तो जरा, इसका जो हाइब्रिड होगा वो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव, इन दोनों को मिलाकर हम लोग एक स्पेशल नाम इसका देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनोलेट आयन। ठीक है, इनॉल से बना इनोलेट आयन। ठीक है, तो पहले स्टेप में इस एसिडिक एच का एब्स्ट्रैक्शन करता है बेस, और उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है जिसको हम लोग इनोलेट आयन बोलते हैं। और इस मैकेनिज्म का, इस रिएक्शन का यही स्टेप जो होता है वो क्या होता है, आरडीएस होता है। RDS stands for rate determining step, rate determining step, मतलब ये स्लो स्टेप है। ठीक है, तो अगर ये स्लो स्टेप है तो इसी स्टेप में सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है और यही रेट को डिसाइड कर पा रहा है। स्टेप 1 में ऐसा हो गया। अब स्टेप 2 में क्या होगा, अब ये ऐसा तो रहेगा नहीं क्योंकि ये तो चार्ज स्पीशीज है, ये वापस H+ गेन करना चाहेगा। तो ये जब H+ गेन करेगा तो इसके पास अब दो साइड है H+ गेन करने की, दिख रहा है, या तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज पे कर सकता है या इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे कर सकता है। ठीक है, तो किससे करेगा, ठीक है, किससे करेगा, दोनों से करेगा। अगर यहीं पर वो H+ जो निकला, अगर यहीं पर वापस आकर जुड़ा तो हम लोग वापस पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो भाई इसीलिए तो रिवर्सिबल बना हुआ है कि अगर यहीं जुड़ा तो वापस यहाँ आ गए। लेकिन अगर H+ यहाँ जुड़ा तो आगे बढ़ जाएगा रिएक्शन, है ना। अगर H+ यहाँ पर जुड़ा इस जगह पर, और H+ कहाँ से आएगा, तो भाई इतना ढेर सारा वाटर हम लोग या सॉल्वेंट क्यों लिए हुए हैं, है ना। OH- के साथ H2O भी पड़ा हुआ है, तो इस H2O में इस H पर पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये इसका H+ यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और OH- यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जो OH- यहाँ से H+ लेकर H2O बन गया था, वही OH- यहाँ पर रीजनरेट हो जा रहा है ना। तो इसीलिए OH- इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट। बोलो भाई, तो ये H+ यहाँ से निकला, इस पर आकर जुड़ गया और कुछ ऐसा यहाँ पर बन जाएगा जिसको हम लोग इनॉल फॉर्म बोलेंगे। और ये वाला स्टेप भी क्या है, रिवर्सिबल है। तो इसमें दोनों स्टेप्स रिवर्सिबल हैं। सिंस पहला वाला स्टेप आरडीएस था तो इस वाले स्टेप को हम लोग ऑफ कोर्स फास्ट स्टेप बोलेंगे, है ना, कि ये जो नेगेटिव है इस H+ आराम से निकाल के, है ना। तो अब ये मैकेनिज्म में सर, अगर बहुत सारी बात, क्योंकि हम लोग ये सबसे पहली बार देख रहे हैं मैकेनिज्म, तो इसमें बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी। सबसे पहले तो आ रही होगी कि ये कैसे पता चला कि ये आरडीएस है या ये फास्ट है ना। तो देखो ये मैकेनिज्म ही है, बहुत सारे एविडेंसेस से ऐसा देखा गया कि भाई ये रिएक्शन ऐसे ही हो रहा है, दो स्टेप में ही हो रहा है। और ये मैकेनिज्म आप खुद से नहीं लिख सकते, है ना। इस मैकेनिज्म को ये हम लिखवाएंगे, ये मैकेनिज्म आपको ध्यान रखना होगा कि टॉटोमेरिज्म में ऐसा मैकेनिज्म होता है, बेस कैटलाइज में ये वाला स्टेप आरडीएस होता है, ये वाला स्टेप फास्ट होता है। इसको हूबहू मैं यहाँ पर जो बातें बता रहा हूँ ये हूबहू आपको रिटेन करनी होगी, है ना। तो इसके सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, समझ गए। ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया है कि मैकेनिज्म ऐसा होगा और वो मैकेनिज्म की स्टडी हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, समझ गए। एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया, अब आप इसको पढ़ के, इसको समझ के हम लोग अब किसी भी मॉलिक्यूल का टॉटोमराइजेशन करा सकते हैं। ठीक है, यही मैकेनिज्म पढ़ने का जो एम होता है यही होता है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन को, हर रिएक्शन बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो या हर रिएक्शन हम करा करा के देखें, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक का मैकेनिज्म पढ़ें कि ऐसा होता है, उसको स्टडी कर लिया गया और फिर इससे हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो, है ना,
पहले से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको प्रोडक्ट को हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये बनेगा। हासिल में तो ये बात क्लियर हो गया। दो स्टेप है, दोनों स्टेप्स रिवर्सिबल है, पहला आरडीएस है और दूसरा फास्ट है। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए और फिर एक पॉइंट यहाँ पर जरा लिखो, है ना, नीचे नोट करके 2 पॉइंट लिखना है आपको, लिखिए, नोट करके इसके नीचे पॉइंट लिखना है। ठीक है, लिखो। पॉइंट नंबर 1, both the steps are reversible. Both the steps are reversible. Both the steps are reversible. ठीक, both the steps are reversible. Point number 2, abstraction of है ना, H plus का खींचना, abstraction of H plus is RDS, abstraction of H plus is RDS, that is अब देखो इससे हम लोग कैसे, क्या चीज हम लोग इससे इन्फरेंस निकाल रहे हैं कि H प्लस का निकलना, जो अल्फा पोजीशन स्टेप 1 में जो निकल रहा था, वो H प्लस का निकलना अगर, है ना, RDS है, तो अगर वो H ज्यादा एसिडिक हो जाए तो बताओ जल्दी निकलेगा कि देर में? जल्दी निकलेगा। तो रेट ऑफ इनोलाइजेशन क्या होगा? जल्दी होगा, क्योंकि वही वाला स्टेप तो RDS था। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर वो H ज्यादा एसिडिक है तो रेट ऑफ इनोलाइजेशन फास्टर होगा, और कम एसिडिक है तो स्लोअर होगा। ये बात हम लोग इन्फरेंस निकाले, ठीक है ना? तो क्या लिखे थे हम लोग, है ना, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H प्लस इज RDS, so greater the acidic strength of alpha H, greater is the rate of ionization. So greater the acidic strength of alpha H, greater is the rate of ionization. समझ गए बात? चलिए ये दोनों पॉइंट है। अच्छा, यहाँ एक चीज मिस हो गई थी, है ना, यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ गए, रिवर्सिबल है, अगर यहाँ कार्बन पे जुड़ा तो वापस चला गया, यहाँ जुड़ा तो यहाँ आ गए, है ना। यहाँ से फिर वापस जाता है, कैसे? अब बेस जो है यहाँ से H प्लस निकालेगा, है ना, यहाँ से H प्लस निकालेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर वो रेजोनेंस करेगा, फिर यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ पहुंच जाएंगे, तो अगर कार्बन पे जुड़ा तो वापस पहुंच जाएंगे, ऑक्सीजन पे जुड़ा तो यहाँ से ही वापस आ जाएगा। समझ गए ना बात? तो ये दोनों स्टेप रिवर्सिबल है, इसलिए ओवरऑल प्रोसेस रिवर्सिबल है। इतनी बात आई समझ में? चलो एक बार, जैसे एक सवाल है, क्वेश्चन लिखो, कंपेयर रेट ऑफ इनोलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग, कंपेयर रेट ऑफ इनोलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। Rate of ionization of the following in basic medium. रेट मतलब स्पीड, है ना। अभी हम लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, हम लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किस पर? रेट पर। किसमें जल्दी होगा, किसमें धीमे होगा। तो जल्दी और धीमे सिर्फ एक बात पर डिसाइड कर रहा है मैकेनिज्म, देखिए किस बात पर, कि वो अल्फा एच कितना ज्यादा एसिडिक है, नहीं। तो अब अगर ये चार ऑप्शन इस तरह से आ गए, रेट ऑफ इनोलाइजेशन आपको कंपेयर करना है, तो आप क्या करने वाले हो, है ना, सबसे पहले क्या देखोगे, ये अल्फा एच पकड़ोगे, सबका सबके अल्फा एच का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर देना है। बोलो भाई। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा रेट हो जाएगा थर्ड का, फिर हो जाएगा फोर्थ का, फिर हो जाएगा किसका, फर्स्ट का, और सबसे कम हो जाएगा किसका, सेकंड का। इधर से इधर रेट बढ़ेगा। बोलिए जरा, बात समझ में आ रही है ना? मैं इस H का एसिडिक H देख रहा हूँ कितना ज्यादा एसिडिक है, तो यहाँ पर क्लोरीन जो लगा है वो बैक बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इधर तो रेजोनेंस में जाएगा ही, इधर भी जाएगा, तो बहुत ज्यादा एसिडिक है। बैक बॉन्डिंग क्योंकि d ऑर्बिटल में कर रहा है, 3d ऑर्बिटल में एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से ये कम एसिडिक होगा, है ना। लेकिन इन दोनों से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि माइनस आई भी है और बैक बॉन्डिंग भी है, और इन दोनों में इसका प्लस आई लग रहा है और उसमें कोई प्लस आई नहीं लग रहा है।
समझ गए? तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग ये कहानी समझे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस कैटलाइज समझ गए, थोड़ा सा एसिड कैटलाइज भी समझ लिया जाए। दूसरे टाइप का इसमें मैकेनिज्म है वो है एसिड कैटलाइज्ड। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म भी लगभग वही है। मान लो हम लोगों ने एस्टरडाइड ले लिया और इस बार हम लोगों ने क्या ले लिया है यहाँ पर H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2 डाल दिया है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ इस बार H प्लस डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से टॉटोमराइज होकर ये कुछ ऐसा बन जाएगा इनॉल, है ना। तो इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं तो यहाँ पर भी दो स्टेप होंगे। स्टेप 1 में देखो क्या होगा। अब देखो इस बार अपने पास सिस्टम में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है OH माइनस जैसा, क्या है ना, कि ये वाला H प्लस पहले निकल जाए, है ना। पहले ये वाला H प्लस इस बार नहीं निकल सकता क्योंकि इसके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। रैदर मीडियम में क्या है इस बार H प्लस है। तो जरा मुझे ये बताओ कि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो अगर किसी भी स्पीशीज के पास लोन पेयर होता है तो क्या उसको लुईस बेस बोलते हैं? बोलते हैं। और ये H प्लस अपना क्या है भाई, एसिड है। इन दोनों में रिएक्शन होगा तो ये H प्लस सबसे पहले जाकर इस लोन पेयर पे अपना, है ना, बॉन्ड बना लेगा, है ना, इस लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर जो स्पीशीज बनी वो सबसे पहला ऐसा बन जाएगा, बोलो तो जरा, है ना। और इस ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, ऑक्सो ग्रुप पे जाके जुड़ा है, ऑक्सोनियम आयन। समझ गए बात? तो स्टेप 1 ये हो गया। और ये वाला स्टेप फास्ट स्टेप होता है। फास्ट इसलिए होता है क्योंकि भाई H प्लस ऑलरेडी है मीडियम में, इसके पास लोन पेयर है और H प्लस जाके लोन पेयर से जुड़ रहा है। एक पॉसिबल रीजन ये है कि भाई सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा। बॉन्ड तोड़ने में थोड़ा आई थिंक ज्यादा एनर्जी लगना चाहिए, क्या है ना, और बॉन्ड बनने में ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो पॉसिबल रीजन ये है कि H प्लस जो है वो जाके सिर्फ लोन पेयर को, है ना, लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो रिलेटिवली ये वाला स्टेप क्या हो गया, फास्टर हो गया। ठीक है ना। अब ये भी रिवर्सिबल स्टेप है, मतलब होगा क्या कि H प्लस निकला, अब ये H प्लस वापस सॉल्यूशन में जा सकता है ना। H प्लस वापस सॉल्यूशन में जाएगा तो वापस ये बन जाएगा, बस में आ गई। तो इस वजह से ये क्या है, रिवर्सिबल है। अब इसमें स्टेप टू क्या होगा कि देखो अब यहां पर एक रास्ता और है। एक रास्ता और क्या है कि देखो अगर ये वाला H प्लस वापस निकले तो यहां पहुंच गए, लेकिन जहां से भी H प्लस आ रहा होगा, H प्लस ऐसा तो नहीं है कि अकेला H प्लस ही मार्केट में मिल जाएगा, उसके साथ कुछ कॉन्जुगेट बेस वाला पार्ट भी तो मिलेगा ना, न्यूट्रल तो रहना चाहिए ना। तो H प्लस अगर मिला है तो उसका कॉन्जुगेट बेस A माइनस भी तो सिस्टम में होगा ही। तो जो कॉन्जुगेट बेस है H प्लस का, अब वो इस H प्लस को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और इस H प्लस को भी कर सकता है। तो अगर इसको कर लेगा तो ये वापस बन जाएंगे, लेकिन अगर इस वाले H प्लस को किया, क्योंकि ये वाला H प्लस अब रिलेटिवली इस वाले H प्लस से ज्यादा एसिडिक है, ये A माइनस डायरेक्टली यहां से H प्लस नहीं निकाल सकता है, क्योंकि ये A माइनस जो है, ध्यान से सुनो, ये A माइनस जो है वो इस H का कॉन्जुगेट बेस है, इस H प्लस का मतलब HA एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। और ये आप एसिड कह रहे हो, है ना, क्योंकि आप अगर कैटलिस्ट के तौर पर कोई एसिड डाले हो तो आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ही डाला है ना, डाइल्यूट H2SO4 या ऐसा कुछ डाला है। तो उसका कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस बहुत वीक होगा ना, तो वो OH माइनस जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस H प्लस को भी निकाल ले, है ना। इसको थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक H चाहिए जिसको निकाल सकता है। तो पहले इस H प्लस ने इस पर किया अटैक, ये बनाया, और सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि भाई जब ये H प्लस यहाँ जुड़ गया तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया, क्या, तो इस पॉजिटिव की वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट तो बढ़ गया होगा, बात समझ आ रही है। तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ने की वजह से यहाँ पर ये जो H प्लस है
ये स्लाइटली ज्यादा एसिडिक होगा। तो इस वजह से ये वाला आप अगर इसको निकाल ले तो अब क्या होगा, ये जब इसको निकाल लेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, फिर ये ऐसा रेजोनेंस करके ऐसा बना लेगा। इसी चीज को हम लोग एक साथ करते हैं, मतलब जैसे ये H प्लस निकाल रहा था जिस समय, उसी समय ये वाला बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दे रहा था। मतलब समझिए बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि होगा क्या कि ये A माइनस जो है ये H प्लस निकाल दिया, इस पे आया नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ रेजोनेंस करके यहाँ गया, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर ये न्यूट्रल हो गए। मतलब जो अपना स्पीशीज बन गया वो ऐसा बन गया, जरा समझो, ऐसा बन गया, इनॉल बन गया। लेकिन ये हम लोग एक ही स्टेप में लिख देते हैं, मतलब हम लोग नेगेटिव चार्ज अलग से नहीं लिख रहे, है ना। सेकेंड स्टेप क्या हो रहा है कि जिस समय ये H प्लस A माइनस H प्लस को निकाल रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, उसी समय ये वाला बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, उसी समय ये वाला चीज है ना, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन में शिफ्ट हो रहा है। ये तीनों काम होते हैं क्या, एक साथ, ठीक है ना। जैसे H प्लस निकल रहा है वैसे ही वो बॉन्ड बन रहा है, वैसे ही वो बॉन्ड ऑक्सीजन पे जा रहा है, और ठीक उसी समय यहाँ H तो जुड़ा ही हुआ है, तो ये निकला, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, और ऐसा अपना इनॉल फॉर्म हो जाता है। कोई दिक्कत है ना। और ये वाला स्टेप इसमें आरडीएस स्टेप कहलाता है। ये वाला स्टेप स्लो है, ये भी रिवर्सिबल है, और ये वाला स्टेप भी स्लो है। बोलो ठीक है। तो अभी जो बातें हम लोग पढ़े हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, इसको अभी एज इट इज आप एब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है। जो बातें मैंने बताई, जो बातें मैंने बोली, इसमें अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जो बात है जो हो रहा है इसको सीधा सीधा एब्सॉर्ब करेंगे अभी, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे और मैकेनिज्म या और भी बातें इस पे करेंगे, तो धीरे धीरे और सोचने का जो नजरिया है वो है ना बढ़ेगा। समझ रहे हैं बात। अभी इसी में सोचोगे, इसमें बहुत चीज अभी सोच सकते हैं आप, उल्टा सीधा चाहे बहुत कुछ सोच सकते हो। सर ये वाला H प्लस इसको अटैक कर दे, वो उसको मार दे, वो उसको ऐसा कर दे, बहुत सारी बातें सोची जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वही हो रहा है, ये हो रहा है, ये होता है, और इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है, ये मैकेनिज्म है। समझ गए बात। हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो बातें मैंने बताई वो बातें आप एब्जॉर्ब करेंगे अभी, उन्हीं बातों का एक लेयर बनाएंगे पहले। समझ गए, उन बातों का एक लेयर बनाए, हाँ ये है, अब उस पर खड़े होंगे, ठीक है ना। ये नहीं करोगे कि इसमें अपना ही करना शुरू किए, दिमाग लगाना, इस पे ऐसे कर देना चाहिए था, वैसे कर देना नहीं। अभी हम लोग पहला, मतलब ये पहला आधा घंटा है अपना मैकेनिज्म का। बोलो भाई। तो जस्ट अभी हम लोगों ने शुरुआत की है ना। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे आपको ये चीजें और है ना क्लैरिटी देना शुरू कर देंगे। समझ के बाद मैकेनिज्म की दिक्कत यही है, मैकेनिज्म समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप उसमें अपना दिमाग लगाए कि ऐसा हो जाता तो वैसा नहीं, साइंस सबके हिसाब से नहीं चलेगा। मतलब ये बात समझ में आ रही है, मतलब साइंस का ऐसा है कि भाई ये ऐसा हुआ, अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम लोग उसको खुद समझ रहे हैं कि ऐसे होता है, ठीक है। तो फिलहाल जो बातें मैंने बताई आप उसको उसी तरह से एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हुई बात। तो ये बन गया इनॉल, है ना। अब ये वाला स्टेप आरडीएस है, तो ये वाला स्टेप आरडीएस है, मतलब कि यही रेट को डिसाइड करेगा, है ना। अब यहाँ पर मैं एक बात आपसे है ना इंपॉर्टेंट बात करूंगा। पहले यहाँ पर है ना नोट करके कुछ पॉइंट यहाँ पर भी लिख लिया जाए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखो। देखो, all these steps are reversible, all these steps are reversible, all these steps are reversible. second point, second point, second point को लिखो, formation of enol, formation of enol is RDS of the reaction. देख रहे हैं ना यहाँ पे, formation of enol is RDS of the reaction. So लिख लो पहले फिर समझाते हैं। So greater the stability of enol formed, so
greater the stability of enol formed, greater will be the rate of enolization. So greater the stability of enol formed, greater is the rate of enolization. क्या समझे, है ना? अब सेकेंड पॉइंट लिखिए। इस बार सर आपने ये H प्लस की बात नहीं की, है ना, कि सर ये जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना फास्टर होगा। इस बार आपने ऐसी बात नहीं की। आप इस बार बोल रहे हैं कि ये जितना स्टेबल होगा उतना फास्टर रेट होगा। आया दिमाग में, है ना? और वहां लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे, बेस वाला कॉपी पलटो देखो, वहां हम लोग लिखे थे कि ग्रेटर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा एच ग्रेटर विल बी द रेट। नहीं, एक ही बात को मैंने कहा है ना? अब मैं दोनों को जरा जोड़ के आपको समझा रहा हूं। मैंने एक ही बात कही है, उसको दो तरीके से कही है, ठीक है? मैंने पहले स्टेप में जब बेस था, ठीक है, समझे, बेस में ये वाला आरडीएस था, यहां से H प्लस निकलने वाला, कॉपी देख रहे हैं ना आप लोग? तो मैंने कहा था कि जितना एसिडिक ये वाला H प्लस होगा उतना फास्टर रेट होगा। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं बेस मैकेनिज्म का ही ध्यान रखिए। मैं कह रहा हूं कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस ग्रेटर विल बी द रेट। अगर मैं उसी बात को ऐसे कहता था, क्या मैं सेम बात नहीं कहता? पहचानिए, है ना, सेम बात कह रहा हूं। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ग्रेटर विल बी द रेट। तो बात तो सेम हुई ना, कि ये जितना स्टेबल होगा उतना फास्टर रेट होगा, और ये जितना स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, बेस वाले की बात कर रहा हूं, ये एसिड लिखा हुआ है ना, जो कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ये वाला H एसिडिक होगा। तो वही बात तो कही गई, समझ गए? लेकिन कही गई डिफरेंट तरीके से, क्योंकि, है ना, आप एसिडिक H देखने का तरीका आपको मालूम ही होता है, समझ गए बात? वो आपको शायद ज्यादा पल्ले पड़ता है। क्लियर बात? तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से, है ना, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है। यहाँ पर भी हम लोगों ने वही बात करी है ना? यहाँ पर भी अब देखो, ये आरडीएस है ये वाला स्टेप, तो जितना स्टेबल ये है उतना फास्टर रेट होगा, और वहां मैंने बोला था कि जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है उतना फास्टर रेट होगा। यही बात तो बोली थी डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ अब आपको एक बात मैं दोनों को मर्ज करके समझा रहा हूँ, है ना? इतनी बात सबको क्लियर हुई? अब यहाँ समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी रिएक्शन में, ये यूनिवर्सल लॉ हो गया, है ना, कोई भी रिएक्शन में जो स्टेप आरडीएस होता है, उस आरडीएस स्टेप में जो चीज बनती है वो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो वाला स्टेप उतना फास्ट होगा। समझे बात? किसी भी रिएक्शन में जो आरडीएस स्टेप होता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो आरडीएस स्टेप होता है, उस आरडीएस स्टेप में जो चीज बनती है वो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, वो रेट, वो स्टेप उतना फास्ट होगा, तो ओवरऑल रेट उतना फास्ट होगा। समझ गए बात? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि जितना इसकी स्टेबिलिटी होगी उतना फास्टर रेट होगा। अब इसी बात को थोड़ा मैं डायग्राम से समझा देता हूँ, है ना? जैसे जरा समझो, देखो, मजेदार बात है ना? हम लोग जितना पॉसिबल हो सकता है उतना लॉजिकली मैकेनिज्म और चीजों को पढ़ेंगे। जैसे मान लो अगर इसका एनर्जी डायग्राम हम लोग बनाए, है ना, तो एक ये रिएक्टेंट है, और मान लो ये इंटरमीडिएट बन रहा है जिसकी स्टेबिलिटी अपने को देखनी है ना? तो होगा क्या कि भाई अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ऐसा कुछ बनेगा, है ना, एनर्जी प्रोफाइल। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, उतना कम होगा। अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये नीचे आएगा एनर्जी डायग्राम में, और नीचे आएगा तो ऐसा तो नहीं कि ये नीचे रहेगा और ट्रांजिशन स्टेट ऐसे ऊपर जाके है पूरा हिमालय क्रॉस करके ना, ऐसा तो नहीं होगा। क्या होने वाला, अगर ये स्टेबल है तो ये एनर्जी लेवल भी नीचे से जाएगा, अगर ये कम स्टेबल है प्रोफाइल भी ऊपर से जाएंगे। तो ये, अगर ये वाला स्टेप आरडीएस है तो ये बनने वाला इंटरमीडिएट है या बनने वाला प्रोडक्ट है, बोलो भाई। तो अगर ये जितना स्टेबल होगा उतना एनर्जी प्रोफाइल नीचे से होगा, उतना एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, उतना रेट फास्ट होगा। अगर ये कम स्टेबल है तो उतना ऊपर से जाएगा।
बात समझ आ गई ना? यही बात मैं समझा रहा हूँ कि मैंने बेस कैटलाइज में बोला कि जितना एसिडिक इसका एच होगा, जितना एसिडिक मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबल होगा, अगर वो ज्यादा स्टेबल होगा तो एनर्जी प्रोफाइल नीचे से आएगी। ये मैं एक स्टेप बना रहा हूँ सिर्फ आरडीएस का। अपना जो ये है इसमें 2 स्टेप है, वो डिटेल में जाएंगे बाद में हम लोग। अभी सिर्फ एक मोटा मोटी आपको एक आइडिया, एक जस्ट एक थ्रेड पकड़ा रहे हैं कि ऐसे सोचना है, ऐसे ऐसे बातें करनी है ना? तो समझो बात कि अगर बनने वाला जो स्पीशीज है आरडीएस स्टेप में अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसको, इस प्रोफाइल को भी नीचे खींच के लाएगा, बोलो। और अगर ये कम स्टेबल है तो ये प्रोफाइल भी ऊपर से ही जाएगी, ऐसे ही होने वाला है। तो ये लॉजिक है, क्लियर बात? तो दोनों स्टेप एक बार मैं फिर से, बेस कैटलाइज और एसिड कैटलाइज में फिर से एक बार मैं बात करूं तो बेस कैटलाइज में जितना एसिडिक एच होगा, मतलब जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, उतना रेट फास्ट होगा, क्लियर बात? क्योंकि जितना ये स्टेबल बनेगा उतना एनर्जी प्रोफाइल ये नीचे रहेगा, उतना एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगा, उतना रेट फास्ट रहेगा। एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म में सेकंड स्टेप आरडीएस होता है, तो इनॉल फॉर्म जितना स्टेबल होता है, इनॉल फॉर्म है ना, उतना, क्योंकि सेकंड स्टेप आरडीएस है, तो इनॉल जितना स्टेबल होगा उतना वो एनर्जी प्रोफाइल में नीचे रहेगा, तो उतना रेट फास्ट होगा। पकड़ में आई बात? चलिए आगे, बहुत अच्छी बात है। अब जरा मान लो ये सवाल आ जाए, क्वेश्चन लिखो, है ना? अरेंज इन ऑर्डर ऑफ, arrange in order of rate of enolization, arrange in order of rate of enolization in acidic medium, arrange in order of rate of enolization in acidic medium। arrange in order of rate of enolization in acidic medium। ठीक है, ये 4 सवाल हैं। एसिडिक मीडियम में रेट ऑफ इनोलाइजेशन की बात करनी है, कौन कितना बनेगा वो नहीं, 2 अलग अलग एस्पेक्ट है ना। एक है यील्ड कितना होगा, कितना बनेगा, इक्विलिब्रियम वाली बात है, और एक है रेट वाली बात, स्पीड वाली बात। तो हम लोग स्पीड पे बात कर रहे हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा तेजी से इनोलाइजेशन किसका होगा, है ना, वो बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन सब का इनॉल फॉर्म बनाएंगे, मोस्ट स्टेबल वाला, क्योंकि वही तेजी से बनेगा। तो इसमें जो इनॉल बनेगा वो ऐसा बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड COH। और इन इनॉल की स्टेबिलिटी आपको कंपेयर कर लेना है। इसमें पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, है ना, यहाँ H आ जाएगा, इसमें पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ H आ जाएगा, इसमें पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा और यहाँ H आ जाएगा। तो इन इनॉल की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। इस ऑक्सीजन के साथ तो ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में सभी में है, तो रेजोनेंस हटाइए, वो तो सभी में हो जाएगा, इनॉल फॉर्म है। तो अब एल्कीन की स्टेबिलिटी आप कैसे देखते थे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, इस इनॉल में 3 अल्फा एच है, इस इनॉल में 6 अल्फा एच है, इस इनॉल में 3 3 6 3 9 अल्फा एच है। बोलो तो जरा। तो मेरे हिसाब से ये वाला इनॉल सबसे तेज हो गया। तो एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म में सबसे तेज इनोलाइजेशन इसका होगा और सबसे स्लो इसका होगा। बोलो जरा, मतलब 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इधर से इधर रेट बढ़ेगा इन एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। बोलो भाई, अगर यही बेस में पूछता तो इसका ठीक उल्टा आंसर होता, नहीं तो वो, लेकिन रेट की बात है कि किस में ज्यादा होगा। अगर डिटेल में सवाल पूछेगा तो हम लोग इस तरह से बात कर लेंगे। ठीक है, मजेदार बात थी, है ना? इसको बढ़िया से रिवाइज करेंगे और मैकेनिज्म मैं फिर कह रहा हूँ एज इट इज, जैसा बताया है वैसा ही दिमाग में बिठाएंगे, है ना, अपना दिमाग अभी नहीं लगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास इसको बढ़िया से रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में सवाल करवाएंगे।